हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 12th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2026 में 2 फरवरी से होने वाले बायोलॉजी के एग्जाम में आप अगर अपियर होने वाले हैं तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं हम लोग आज के पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव कहता है आपका कि अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली किसमें देखने को मिलता है। तो अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली जो है वो मुख्य रूप से हमें किसमें देखने को मिलता है, तो वो मधुप में या फिर मधुमक्खी में। मधुप को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मधुमक्खी कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग में लिंग निर्धारण के लिए लिंग क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ पे हम लोग लिंग क्रोमोसोम को देखते हुए लिंग का निर्धारण वहाँ पे किया जाता है। उसी तरीके से मधुमक्खी में ऐसा नहीं होता, उसमें लिंग का निर्धारण लिंग क्रोमोसोम के बेस पर न होकर के वहाँ पे लिंग का निर्धारण अगुणित द्विगुणित पैटर्न को देखते हुए वहां पे डिसाइड होता है कि वो मधुमक्खी नर है या फिर मादा। अगर मधुमक्खी में 2n बराबर 32 क्रोमोसोम की संख्या अगर दी गई है तो वो जो मधुमक्खी होगी वो मादा मधुमक्खी होगी। लेकिन अगर कोई वैसा मधुमक्खी है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है, यानी कि n की कंडीशन में उनका वो मधुमक्खी का पूरा बॉडी जो है वो n की कंडीशन में है और उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ है, आधा है, 16 है, तो ऐसे मधुमक्खी क्या होंगे, नर मधुमक्खी होंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अगुणित द्विगुणित, यानी कि द्विगुणित और अगुणित के बेस पे यहाँ पे लिंग का निर्धारण हुआ है, हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली। और इसी को इंग्लिश में बोले तो हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला है दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव आपका कहता है क्या कि क्रोमोसोमल विपतन किन कोशिका में देखने को मिलता है। तो क्रोमोसोमल विपतन हमें किन कोशिका में देखने को मिलेगा, कैंसर कोशिका में देखने को मिलेगा। अगला है कि डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन के कारण होने वाला उत्परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अगर डीएनए के नाइट्रोजन क्षार की अगर हम बात करते हैं, जिसमें एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन ये सब जो पाए जाते हैं, तो अगर ये नाइट्रोजन क्षार में अगर परिवर्तन आया है और उसके कारण अगर कोई उत्परिवर्तन हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। उसे क्या कहेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु परिवर्तन के उदाहरण है। तो बिंदु परिवर्तन के उदाहरण अगर आपसे पूछे तो बिंदु परिवर्तन के उदाहरण क्या है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि इसमें आरबीसी का जो आकार होता है, वो आरबीसी का जो आकार होता है, ऐसे आरबीसी का आकार उभय अवतल होता है। ठीक है, तो उसका जो उभय अवतल जो आकार होता है वो बदल करके कैसा हो जाएगा, सिक्कल शेप का हो जाएगा। किस आकार का हो जाएगा, सिक्कल शेप का हो जाएगा। तो जब आरबीसी का आकार सिक्कल शेप का हो जाता है, सिक्कल के समान का जब हो जाएगा, हंसली के समान, जब जिसको हंसिए कहते हैं, हंसिए के समान जब हो जाता है, सिक्कल के समान हो जाता है, तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्कल सेल एनीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि डीएनए के क्षार युग्म के घटने बढ़ने से किस प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों, अगर डीएनए के क्षार युग्म के घटने बढ़ने से अगर बात करते हैं कि अगर डीएनए के नाइट्रोजन क्षार या तो घट जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो उत्परिवर्तन होता है उसे हम लोग कौन सा उत्परिवर्तन बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। तो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन में क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार की संख्या या तो बढ़ जाती है या फिर नाइट्रोजन क्षार की संख्या क्या कर जाती है, घट जाती है। तो इसी को एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, यहाँ पे फ्रेम विस्थापन के जगह पर लिखा हुआ है शिफ्ट। तो इंग्लिश में इसी को क्या कहते हो आप लोग, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगला है आपका उत्परिवर्तन करने वाले कारक। तो उत्परिवर्तन करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन है, यहाँ पे दिया गया है यूवी विकिरण या फिर यूवी किरण। आप इसे थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि उत्परिवर्तन करने वाले जो कारक होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन जन। क्या बोलते हैं उसको, उत्परिवर्तन जन, उत्परिवर्तन जन, या इसी को म्यूटाजन कहोगे। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग इसको, म्यूटाजन। और म्यूटाजन आपका कितना प्रकार के, कितने प्रकार के म्यूटाजन हुए, 2 प्रकार के। एक आपका भौतिक, यानी कि भौतिक कारक जो उत्परिवर्तन ला सकता है, और दूसरा आपका है रासायनिक कारक। अगर हम भौतिक कारक की बात करते हैं तो भौतिक कारक के तौर पे क्या क्या आता है, तो इसमें आएगा आपका गामा किरण आएंगी, गामा किरण आएगा, गामा किरण के अलावा आपका अल्फा किरण आएगा, अल्फा और गामा किरण, और एक और हो सकता है जिसमें यूवी विकिरण कह सकते हो, है ना। ये सबसे ज्यादा जो यहाँ पे हमने दिया भी है यूवी विकिरण। तो ये तीनों जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक कारक के अंतर्गत, गामा किरण, अल्फा किरण और आपका यूवी विकिरण। अगला है रासायनिक कारक। उत्परिवर्तन करने वाले रासायनिक कारक में की अगर नाम अगर आपसे कोई पूछ दे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मस्टर्ड गैस। यानी जो मस्टर्ड गैस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उत्परिवर्तन उत्पन्न
गैस। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका देता है कि मेंडलीय विकार के उदाहरण है। तो मेंडलीय विकार का क्या मतलब, ये मेंडलीय विकार जो है वो अनुवांशिक विकार है। यानी कि अनुवांशिक विकार आप लोग पढ़े होंगे कि अनुवांशिक विकार दो प्रकार के, अनुवांशिक विकार कितने प्रकार के बच्चों, अनुवांशिक विकार आपके दो प्रकार के, एक आपका होता है मेंडलीय विकार और दूसरा आपका होता है क्रोमोसोमल विकार। मेंडलीय विकार किसको कहते हैं, जो जीन के गड़बड़ी के कारण आया है। यानी कि वैसा बीमारी जो किसी जीन के गड़बड़ी के कारण जो बीमारी आया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडलीय विकार। तो ये आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपसे पूछे हुए हैं कि मेंडलीय विकार के उदाहरण है। तो मेंडलीय विकार के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, हीमोफीलिया, दूसरा आपका वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हो, इसके अलावा फिनाइलकीटोनुरिया, और इसके अलावा जो आपका एक बीमारी है वो है आपका थैलेसीमिया। तो ये सारे बीमारी जो है वो एक प्रकार के कैसे बीमारी है, मेंडलीय बीमारी है, यानी मेंडलीय अनुवांशिक विकार है जो जीन में गड़बड़ी के कारण आता है, या फिर इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस बीमारी को करने के लिए। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्रोमोसोमल विकार के उदाहरण है। तो क्रोमोसोमल विकार की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमोसोमल विकार में, तो यानी कि आपको बताएं, अभी जस्ट बताएं कि क्रोमोसोमल विकार भी क्या है, एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है। तो क्रोमोसोमल विकार का मतलब है कि अगर बीमारी क्रोमोसोम की संख्या घटने और बढ़ने से अगर जो विकार या अनुवांशिक बीमारी उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल विकार कहते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें नंबर जोड़े पर या फिर 21वें पेयर्स जो क्रोमोसोम होते हैं वहाँ पे एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आकर के बढ़ जाता है, या फिर उसमें 21वें नंबर क्रोमोसोम जोड़े पर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो बीमारी उत्पन्न होता है उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगला है आपका दूसरा एग्जाम्पल दिया है आपका टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है। ये एक टर्नर सिंड्रोम जो वो किस में होता है, ये फीमेल्स में देखने को मिलता है, जिसमें जहाँ पे फीमेल्स में लिंक क्रोमोसोम आपका 2x होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा X0, यानी एक ही लिंक क्रोमोसोम रहेगा, एक एक्स नहीं रहेगा। तो इसमें आपका जो द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होंगे फीमेल्स में, जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होगा उसका अभाव हो जाएगा, किसमें, तो टर्नर सिंड्रोम में। तो ऐसी स्थिति में फीमेल्स में होगा, फीमेल्स में किस प्रकार के क्रोमोसोम पैटर्न देखने को मिलेंगे, तो 44+X0 ऐसा। तो इसमें एक लिंक क्रोमोसोम का अभाव रहेगा। अगला है आपका कहता है, अगला क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गैनिकोमैसिटीज जैसे लक्षण पुरुष में किस विकार में व्यक्त हो जाते हैं। गैनिकोमैसिटीज जैसे जो लक्षण है वो पुरुषों में उत्पन्न होते हैं। तो ये किस विकार में, किस बीमारी में, किस अनुवांशिक विकार में ऐसा देखने को मिला है, तो हम क्या बोलेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। अब पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम समझने से पहले आपको समझना है कि गैनिकोमैसिटीज होता क्या है। तो गैनिकोमैसिटीज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो गैनिकोमैसिटीज कहता है कि अगर कोई मेल पर्सन है और उनमें क्या है कि फीमेल्स के समान मेमोरी ग्लैंड डेवलप कर गया हो, उसमें उभार आ गया हो, तो अगर मेमोरी ग्लैंड का साइज मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर उसमें उभार आने से अगर वो बढ़ गया हो, उसमें उभार आ गया हो, तो ऐसे कंडीशन में पुरुषों के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होगा उनका आकार फीमेल्स के जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, गैनिकोमैसिटीज। और ये किस में देखने को मिलता है, पुरुषों में। और किस प्रकार की बीमारी में, तो क्रोमोसोमल बीमारी में, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। इसमें जहाँ पे लिंक क्रोमोसोम पुरुषों में यहाँ पे XY के तौर पे होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2X और 1Y। तो इसमें एक जो X क्रोमोसोम होगा वो फीमेल्स का हो जाएगा। इस वजह से क्या होंगे, ये जो पुरुष होगा इनके बॉडी में, पूरे बॉडी तो ऐसे ये मेल का बॉडी रहेगा, लेकिन इनमें एक अतिरिक्त X लिंक क्रोमोसोम फीमेल्स वाले आ जाने की वजह से या फिर होने की वजह से इसमें कुछ कैरेक्टर फीमेल्स का आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।